जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। तो आइए आरटीजीएस स्टडी सेंटर में आपका दिल खुलकर स्वागत है। हम आपकी टाइम को बिना वेस्ट किए हुए आपकी फुल पति वाली क्लास कुमार गौरव सर का डेली जो करंट अफेयर्स का फटाफट रिवीजन है एक नए अंदाज में लेकर आया हूँ। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि जो करंट अफेयर्स का फटाफट रिवीजन है वो आपके पास पहुँचता रहे। तो आइए अब हम आपको लेकर चलते हैं आपकी फुल पत्ती वाली क्लास 18 सितंबर 2023 क्वेश्चन नंबर 1। हाल ही में टाइम मैगजीन की द वर्ल्ड्स बेस्ट कंपनीज की सूची में टॉप 100 में शामिल एकमात्र भारतीय कंपनी कौन सी है? तो टॉप 100 में शामिल एकमात्र भारतीय कंपनी इन्फोसिस है। इन्फोसिस कंपनी को द वर्ल्ड्स बेस्ट कंपनीज की सूची में शामिल किया गया है। अगर बात करते हैं इन्फोसिस कंपनी की, तो इन्फोसिस कंपनी के दो ब्रांड एम्बेसडर मेल में राफेल नडाल हैं और फीमेल की बात की जाए तो फीमेल में एगा स्विएटेक हैं जो पोलैंड देश की रहने वाली हैं। टॉप 4 की बात की जाए तो टॉप 4 में 4 कंपनी को शामिल किया गया है। तो माइक्रोसॉफ्ट नंबर 1 पे है, इसके बाद एप्पल है, इसके बाद अल्फ़ाबेट और लास्ट में मेटा है। मेटा यानी कि चौथे नंबर की कंपनी है। व्हाट्सअप, फेसबुक और इंस्टाग्राम। व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम। हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत की रैंक 126वीं है। शांति सूचकांक में भारत की रैंक 126वीं है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स की बात की जाए तो इसमें भारत की रैंक 127वीं रैंक भारत की है। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की बात की जाए तो इसमें भारत की रैंक 161वीं है। बात करते हैं ग्लोबल फायर पावर। तो ग्लोबल फायर पावर में भारत की रैंक 4थी रैंक है। लॉजिस्टिक और परफॉर्मेंस, इसमें भारत की बात की जाए तो भारत की रैंक इसमें 38वीं रैंक भारत की है। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस भारत की रैंक 38वीं है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विधि आयोग UNCITRAL के दक्षिण एशिया सम्मेलन की मेजबानी किसने की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। नई दिल्ली में संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विधि आयोग के दक्षिण एशिया सम्मेलन की मेजबानी नई दिल्ली ने किया है। अगर बात करते हैं कि UNCITRAL इसका स्थापना कितना ईस्वी को किया गया, तो इसकी स्थापना 1966 ईस्वी को किया गया है। अगर इसकी मुख्यालय की बात करते हैं तो इसकी मुख्यालय हेडक्वार्टर वियना में है जो ऑस्ट्रिया की राजधानी है। वियना डेन्यूब नदी के किनारे बसा हुआ है। वियना किस नदी किनारे बसा हुआ है? तो डेन्यूब नदी के किनारे बसा हुआ है। ओपेक का हेडक्वार्टर यानी कि मुख्यालय कहाँ है? तो ओपेक का भी मुख्यालय वियना में है। UNCITRAL इसकी फुल फॉर्म की बात करते हैं तो फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन कमीशन फॉर इंटरनेशनल ट्रेड एंड लॉ। यूनाइटेड नेशन कमीशन फॉर इंटरनेशनल ट्रेड लॉ इसका फुल फॉर्म होता है। अगर बात करते हैं कि साउथ एशिया सम्मेलन के होस्ट किया नई दिल्ली ने, लेकिन इसमें मेन बात है कि महान्यायवादी R वेंकटरमणी और मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने भी हिस्सा लिया है। महान्यायवादी की बात करते हैं तो R वेंकटरमणी और मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने भी साउथ एशिया सम्मेलन में भाग लिया है। अब हम बात करते हैं महान्यायवादी की बात करते हैं तो महान्यायवादी अनुच्छेद 76 के अंतर्गत आता है। इसके प्रथम महान्यायवादी कौन थे? भारत के प्रथम महान्यायवादी कौन थे? तो AMC सीतलवाड़ भारत के प्रथम महान्यायवादी थे। महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो नियुक्ति इसका करता है राष्ट्रपति के द्वारा महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है। महान्यायवादी संयुक्त बैठक में भाग ले सकता है लेकिन वोटिंग में भाग नहीं ले सकता है। महान्यायवादी संयुक्त बैठक में भाग ले सकते हैं लेकिन वोटिंग में भाग नहीं ले सकता है। अब बात करते हैं भारत के मुख्य न्यायाधीश। भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो हीरालाल जिकानिया भारत के मुख्य न्यायाधीश थे। अगर वर्तमान की बात करते हैं तो वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ हैं। वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो DY चंद्रचूड़ हैं। सुस्वागतम ऐप कौन सा है? तो ई पास है। अब बात करते हैं कि इंडिया किन किन सम्मेलनों का होस्ट किया है 2023 में। मेजबान किन सम्मेलनों का मेजबान किया है 2023 में? तो इंटरपोल, एक है इंटरपोल, इसका होस्ट किया है इंडिया।
वर्ल्ड कप इसका भी मेज़बान किया है इंडिया। हॉकी वर्ल्ड कप इसका भी मेज़बान किया है, हॉकी वर्ल्ड कप का मेज़बान किया है। महिला बॉक्सिंग इसका भी होस्ट इंडिया किया है। SCO इसका भी होस्ट इंडिया किया है और G20 इसका भी होस्ट इंडिया ने किया है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3, एशिया कप 2023 की विजेता टीम कौन सी है? तो एशिया कप की विजेता टीम कौन सी है 2023 में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारत। भारत एशिया कप की विजेता टीम बनी है 2023 में। इसका होस्ट कौन कौन देश ने किया? तो इसका होस्ट श्रीलंका और पाकिस्तान ने किया है। इसका होस्ट श्रीलंका और पाकिस्तान ने किया है। फाइनल मैच की बात करते हैं कि फाइनल मैच कहाँ हुई, तो फाइनल मैच इसका प्रेमदास स्टेडियम जो कोलंबो में है, प्रेमदास स्टेडियम कोलंबो में हुआ। अगर बात करते हैं कि फाइनल मैच किन किन देशों के बीच हुआ, तो भारत और श्रीलंका, भारत और श्रीलंका के बीच फाइनल मैच हुआ। भारत की तरफ से कप्तान कौन थे? तो रोहित शर्मा। भारत कुल मिलाकर 8वीं बार एशिया कप जीत चुका है। मैन ऑफ द मैच, मैन ऑफ द मैच किनको मिला है? तो मैन ऑफ द मैच मोहम्मद सिराज को मिला है। मैन ऑफ द मैच मोहम्मद सिराज को मिला है। पहली बार एशिया कप, पहली बार एशिया कप 1984 ईस्वी में किया गया था। पहली बार एशिया कप 1984 में किया गया था। अब बात करते हैं अंडर 19 महिला T20 वर्ल्ड कप। इसका होस्ट कौन है? तो इसका होस्ट साउथ अफ्रीका ने किया। और इसकी विजेता टीम कौन है? तो इसकी विजेता है भारत देश। और उप विजेता कौन है? तो उप विजेता इंग्लैंड है, यानी भारत इंग्लैंड को हराकर विजेता देश बना। बात करते हैं कि महिला प्रीमियर लीग WPL, महिला प्रीमियर लीग WPL क्रम की बात की जाए तो पहली बार खेला गया है और इसके विजेता है मुंबई। और इसके कप्तान कौन है? तो हरमनप्रीत कौर इसके कप्तान हैं। और कुल इसकी टीमों की बात की जाए तो कुल इसमें 5 टीमों ने भाग लिया था। अब आते हैं IPL, इंडियन प्रीमियर लीग। IPL इस बार 16वें नंबर की खेली गई है। इसकी विजेता की बात करते हैं तो विजेता है चेन्नई। और कुल इसकी टीम की बात करते हैं तो कुल टीम इसमें 10 टीमों ने हिस्सा लिया था। ऑरेंज कप, तो ऑरेंज कप इसमें शुभमन गिल को मिला है। और पर्पल कप की बात की जाए तो पर्पल कप मोहम्मद शमी को मिला है। पर्पल कप मोहम्मद शमी को मिला है। ऑरेंज कप शुभमन गिल को मिला है। अब चर्चा करते हैं विश्व टेस्ट चैंपियनशिप, ये दूसरी बार का हुआ है और इसके विजेता है ऑस्ट्रेलिया। इसके विजेता कौन सा देश है? तो इसके विजेता ऑस्ट्रेलिया है। और उप विजेता कौन है? तो उप विजेता है भारत, यानी कि ऑस्ट्रेलिया भारत को हराकर विजेता देश घोषित किया गया। और विश्व टेस्ट चैंपियनशिप ये दूसरी बार का खेला गया है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4, प्रतिवर्ष विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। 16 सितंबर 1987 मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो कनाडा में हुआ था, ओजोन परत संरक्षण के लिए किया गया था। और 1994 में यह घोषणा किया गया कि 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाएगा। 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाएगा। इसकी घोषणा कितना इसमें किया गया? तो 1994 में इसकी घोषणा की गई कि 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया गया। इस बार की 29वीं नंबर की मनाई गई है। और इसकी थीम की बात करें तो इसका थीम है कि ओजोन परत को ठीक करना। इसकी थीम है ओजोन परत को ठीक करना। ये है हमारी पृथ्वी, ये हमारे पृथ्वी गोल है। इसके ऊपर वायुमंडल है, एटमॉस्फेयर है। अगर बात करते हैं क्षोभ मंडल की, तो जितने मौसम संबंधी घटनाएं, वर्षा, तूफान जितने भी आते हैं सब क्षोभ मंडल में आते हैं। समताप मंडल, हवाई जहाज, एरोप्लेन जितने उड़ते हैं सब समताप मंडल में उड़ते हैं। इसके बाद आता है मध्यमंडल, तो मध्यमंडल। और अगर ओजोन परत की बात की जाए तो यही ओजोन परत है। ओजोन परत समताप मंडल में पाए जाते हैं। ओजोन परत किस मंडल में पाए जाते हैं? तो समताप मंडल में ओजोन परत पाए जाते हैं। ओजोन परत का क्या काम है? तो सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरण को रोकना। सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरण को रोकना ओजोन परत की काम है। ओजोन को मापने की इकाई कौन सी है? तो डॉप्सन। ओजोन को मापने की इकाई डॉप्सन है। बात करते हैं कि स्टॉकहोम सम्मेलन, स्टॉकहोम सम्मेलन कितना ईस्वी को किया गया? तो 1972 में किया गया स्टॉकहोम सम्मेलन। क्योटो प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल की बात की जाए तो यह 1997 में किया गया था जापान में और COP3 के अंतर्गत आता है। इसमें क्या हुआ है कि ग्रीन हाउस गैस को डिक्रीज करना है, ग्रीन हाउस गैस को डिक्रीज करना है। प्रथम बार पृथ्वी सम्मेलन, प्रथम बार पृथ्वी सम्मेलन 1992 में हुआ। कहाँ हुआ? तो रियो डी जेनेरो, ब्राजील में एक जगह पड़ता है रियो डी जेनेरो, वहीं हुआ था। पेरिस सम्मेलन, पेरिस सम्मेलन
इसको COP21 के नाम से भी जानते हैं। पेरिस सम्मेलन 2015 में हुआ था। अब आइए क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में नरेंद्र मोदी ने पारंपरिक शिल्पकारों और कारीगरों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए कौन सी योजना लॉन्च किए हैं? तो PM विश्वकर्मा योजना इसका सही आंसर हो जाएगा। PM विश्वकर्मा योजना लॉन्च किए हैं। नरेंद्र मोदी का जन्मदिन भी विश्वकर्मा पूजा के दिन ही मनाया जाता है। इसमें क्या है कि 13,000 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है। इसमें सस्ता लोन देने में ये सब खर्च होगा। 13,000 करोड़ रुपए का निवेश सस्ता लोन देने में खर्च होगा। इसमें 18 व्यवसायियों को लोन दिया जाएगा, जिसके प्रथम चरण में 1 लाख रुपया मिलेगा और दूसरी चरण में 2 लाख रुपया मिलेगा। और इसकी ब्याज की बात की जाए तो ब्याज 5% की दर पे मिलेगा। PM प्रणाम योजना, PM प्रणाम योजना की बात की जाए तो यह भूमि जो प्रदूषण हो रहा है उसको रोकने के लिए PM प्रणाम योजना को लॉन्च किया गया है। मिष्टी योजना, मिष्टी योजना का संबंध मैंग्रोव वनस्पति संरक्षण से संबंधित है। महिला समान बचत पत्र, महिला समान बचत पत्र में 2 लाख रुपए 2 साल के लिए दिए जाते हैं और ब्याज की दर इसमें 7.5% होती है। आयकर की बात करते हैं तो आयकर में 6 स्लैब था और अब 5 स्लैब हो गए हैं। और पहले इसमें 2.5 लाख तक कर मुक्त था, लेकिन अब 3 लाख तक कर मुक्त हो चुका है। पहले 2.5 लाख तक कर मुक्त था, अब 3 लाख तक कर मुक्त कर दिया गया है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में प्रवर्तन निदेशालय का अंतरिम निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा राहुल नवीन। राहुल नवीन को प्रवर्तन निदेशालय का अंतरिम निदेशक नियुक्त किया गया है। प्रवर्तन निदेशालय की बात करें तो इसकी स्थापना 1956 ईस्वी में किया गया था। इसका मुख्यालय की बात करते हैं तो मुख्यालय इसकी नई दिल्ली में स्थित है। इसका क्या काम है, वर्क इसका क्या है? तो मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना, मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना इसका मुख्य काम है। अब चर्चा करते हैं CBI और CBC की। तो CBI की शक्ति किस एक्ट के तहत मिलती है? तो CBI की शक्ति दिल्ली पुलिस विशेष सहायता एक्ट 1946 के अंतर्गत CBI को शक्ति मिलती है। निर्देशक वर्तमान में कौन है? तो परवीन सूद। तो परवीन सूद CBI के वर्तमान में निर्देशक बने हैं। अगर प्रथम निर्देशक की बात की जाए तो प्रथम निर्देशक कौन है? तो प्रथम DP कोहली हैं। प्रथम बार DP कोहली थे। CBC की बात की जाए तो इसकी स्थापना किस समिति के सिफारिश पे हुआ? इसकी स्थापना संथानम समिति के सिफारिश पे हुआ है। एक्ट की बात की जाए तो एक्ट 2003 एक्ट के तहत संथानम समिति की सिफारिश पे CBC का स्थापना किया गया। CBC के वर्तमान में हेड कौन है? CBC के वर्तमान में हेड है प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। CBC के वर्तमान में हेड प्रवीण कुमार श्रीवास्तव हैं। अब आइए क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में भारत ने कृषि सांख्यिकी के लिए कौन सा एकीकृत पोर्टल ऐप लॉन्च किया है? तो भारत ने कृषि सांख्यिकी के लिए कौन सा एकीकृत पोर्टल ऐप लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा UPAG पोर्टल ऐप को लॉन्च किया है। UPAG पोर्टल ऐप कृषि से संबंधित पोर्टल लॉन्च किया गया है। इसको क्यों लॉन्च किया है? क्यों इसको लॉन्च किया गया है? तो इसको कम लागत में बेहतर विश्लेषण करने के लिए इसको लॉन्च किया गया है। इसके लॉन्च कौन किए हैं? इसके लॉन्च रमेश चंद्र ने किए हैं। इसको लॉन्च रमेश चंद्र ने किए हैं UPAG पोर्टल को, जो कम लागत में बेहतर विश्लेषण करे। अब बात करते हैं कि सरपंच संवाद ऐप को गुलाब चंद्र कटारिया के द्वारा, जो असम के राज्यपाल हैं, इनके द्वारा लॉन्च किया गया है सरपंच संवाद ऐप। कहाँ लॉन्च किया गया? तो असम में लॉन्च किया गया है। असम के राज्यपाल कौन है? तो गुलाब चंद्र कटारिया असम के राज्यपाल हैं। CU चयन को किसने लॉन्च किया? तो UGC ने CU चयन को लॉन्च किया है। फास्टर को किसने लॉन्च किया है? तो फास्टर को SC सुप्रीम कोर्ट ने लॉन्च किया है फास्टर को। ई समाधान को किसने लॉन्च किया? तो UGC ने ई समाधान ऐप को लॉन्च किया है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना किसने प्रारंभ की है? तो मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना उड़ीसा सरकार ने प्रारंभ की है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है? तो उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं। अब चर्चा करते हैं कि पोषण बजट लॉन्च करने वाला प्रथम राज्य कौन है? तो पोषण बजट लॉन्च करने वाला प्रथम राज्य है उड़ीसा। प्रथम राज्य उड़ीसा है। ग्रांटी बजट लॉन्च करने वाला प्रथम राज्य कौन है? तो प्रथम राज्य कर्नाटक है। रेल बजट
को आम बजट में किस समिति के सिफारिश में मिला दिया गया है? तो रेल बजट को आम बजट में विवेक देवराय समिति के सिफारिश में इसको मिला दिया गया है। रेल बजट को आम बजट से अलग, यानी कि रेल बजट और आम बजट को अलग किस समिति के सिफारिश पे किया गया? तो एकवर्थ समिति के सिफारिश पे रेलवे बजट को आम बजट से अलग कर दिया गया है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 9। आदि शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ वननेस, इसका लोकार्पण कहाँ किया जाएगा? इसका लोकार्पण मध्य प्रदेश में किया जाएगा। आदि शंकराचार्य की 108 फीट ऊंचाई कितना है? तो 108 फीट स्टैचू ऑफ वननेस, इसका लोकार्पण मध्य प्रदेश में ओंकारेश्वर जगह मानधाता पर्वत पे किया जाएगा। ओंकारेश्वर बांध की बात करते हैं तो ओंकारेश्वर बांध नर्मदा नदी पे है। नर्मदा नदी का उद्गम स्थान अमरकंटक की पहाड़ी है। अमरकंटक की पहाड़ी से दो नदियां निकलती हैं, एक सोन और एक नर्मदा। वननेस का मतलब क्या होता है? तो वननेस का मतलब होता है एकता का प्रतीक। एकता का प्रतीक है वननेस। अब चर्चा करते हैं कुछ स्टैचू के बारे में। तो स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ है? तो यह गुजरात में सरदार वल्लभ भाई पटेल की इसमें प्रतिमा लगी हुई है। स्टैचू ऑफ यूनिटी गुजरात, सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है। स्टैचू ऑफ पीस कहाँ है? तो पाली राजस्थान में है। स्टैचू ऑफ इक्विलिटी कहाँ है? तो यह हैदराबाद में है और संत रामानुजाचार्य की इसमें प्रतिमा है। स्टैचू ऑफ ट्रूथ या विश्वास स्वरूपम, ये कहाँ है? तो यह भी राजस्थान में है और इसमें महादेव की प्रतिमा है। महादेव की प्रतिमा इसमें है। स्टैचू ऑफ ट्रूथ में महादेव की प्रतिमा है। अब चर्चा करते हैं स्टैचू ऑफ नॉलेज। तो स्टैचू ऑफ नॉलेज लातूर महाराष्ट्र में है। स्टैचू ऑफ नॉलेज। क्वेश्चन नंबर 10 है कि हाल ही में प्रधानमंत्री ने इंटरनेशनल कन्वेंशन और एक्सपो सेंटर यशोभूमि का उद्घाटन कहाँ किया है? तो हाल ही में प्रधानमंत्री ने इंटरनेशनल कन्वेंशन एक्सपो सेंटर यशोभूमि का उद्घाटन नई दिल्ली में किया है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं कल नेक्स्ट अगले वीडियो में। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाएं ताकि डेली जो करंट अफेयर्स का फटाफट रिवीजन है वो आपके पास पहुंचता रहे। जय हिंद।